सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आज की हमारी जो ये कक्षा है या क्लास है या लेक्चर है, इसमें हम यूपीएससी संस्कृत जो सिलेबस है उसका जो सिलेबस है उसको बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। यदि आप संस्कृत साहित्य यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको यह देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं संपूर्ण सिलेबस का एक एक यूनिट वाइज समझाने वाला हूँ। ओके, चलिए बिना किसी उसके आरंभ करते हैं इसको। चलिए देखिए, हाँ, और जिनको बैच लेना है उनके लिए अभी 1 अक्टूबर से बैच आ रहा है, वह बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही सीख ही बताइएगा, क्योंकि 5 विद्यार्थियों को लेना है, जिसमें से 3 विद्यार्थी मेरे पास आ चुके हैं। तो आप जल्दी ही सीख बताइएगा। और आपको कभी भी जब भी इसलिए वो लेना है, अभी नहीं, जब भी इसके बाद, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा व्हाट्सअप। यह नंबर चालू रह गया, सॉरी, इस नंबर में थोड़ी त्रुटि है, इस नंबर में त्रुटि है, ये गलती से आगे हो गया। यहाँ 58 है, यहाँ 7879877858 ऐसा है, ठीक है ना। चलिए कलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज जो ये सिलेबस है उसको। सबसे पहले हम कुछ मौलिक बातें करेंगे और इसको देखेंगे कि मतलब बातें ऐसे नहीं करते हैं फालतू, सब यहीं से रिलेटेड होगा। सबसे पहले प्रश्न पत्र देखिए कि वहाँ पेपर कैसा आता है और सिलेबस कैसा है, यूपीएससी ने कैसे ये प्रश्न पत्र दिया है और क्या सिलेबस, यानी कि इसमें क्या होता है। आपको सबसे पहले फर्स्ट पेपर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ क्या होता है, 2 पेपर होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं, और दोनों ही पेपर एक दिन में होते हैं। लिख लीजिए ये बात, एक दिन में, यानी कि वहाँ 2 पेपर 2 दिन में, अलग अलग दिन नहीं होंगे, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे। ये बात इतना समझ गए आप। चलिए दूसरा बात यह समझ जाइए कि जो ये दोनों पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 3-3 घंटे में होते हैं, यानी कि आपको वहाँ 3 घंटे का समय मिलेगा। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बताऊंगा समय प्रबंधन, क्योंकि इसमें इसी समय ही पूरा यूपीएससी में सबसे महत्वपूर्ण होता है। दूसरा इसका क्या है, ये दोनों पेपर 250 अंक के ही, यानी कि एक 250 का और दूसरा भी 250 का, यानी कि दोनों को मिला करके यह 500 अंक का पेपर है। इतना समझ गए होंगे आप। इतना मैंने बेसिक इसलिए बता दिया क्योंकि यह आवश्यक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिलेबस भी जो बताऊंगा और जो पेपर होगा, इन दोनों में क्या होगा, खंडों में बटे होते हैं पेपर। इसमें क्या होगा, खंड बटे होंगे। देखिए यहाँ लिखा है खंड ए, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अभी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, फर्स्ट पेपर दिखा रहा हूँ, और सबसे पहले फर्स्ट पेपर का ही सिलेबस बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पेपर का पेपर दिखाऊंगा और उसका सिलेबस भी समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ आपको ऐसे, इसमें कितना है, यूनिट दिखा रहा हूँ केवल आप, जिसका बेसिक ही यहीं से स्टार्ट करना है आपको। 1 यूनिट हो गया ऐसे ही, और 1 यूनिट के अंतर्गत क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं 5, यानी कि जब आपका पेपर होता है तो ऐसे 10 यूनिट में बटा हुआ है। एक खंड ए और खंड बी, ऐसे 2 खंड हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड यूनिट और 4 यूनिट, ऐसे क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा। ऐसे ही यूनिट भी है कि खंड ए में 4 यूनिट हैं, और खंड बी में भी 4 यूनिट आएगा आपका। यहाँ 5, यहाँ मान लीजिए आप 6, यहाँ मानिए 7 और यहाँ मानिए 8, ऐसे 8 प्रश्न आपके पेपर में दिखेंगे आपको, और ऐसे ही ये 8 यूनिट है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ, और अगले में भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ फर्स्ट पेपर पे क्या करना है, ऐसे 8 यूनिट रहेगा, ऐसे ही 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको 8 वहाँ चयन नहीं करना है।
यानी कि 8 प्रश्नों के उत्तर पेपर्स में नहीं लिखना है। फिर कहिए कितने का लिखना है, तो आपको लिखना है 5 का। अब जो 5 प्रश्न आपको लिखने हैं, आप इसमें भी स्वतंत्र नहीं हैं कि आप इनमें से कोई भी 5 लिख दें, नहीं। यह भी 2 प्रकार का है। कैसा 2 प्रकार का है? एक तो है इस प्रकार के प्रश्न जो आपको अनिवार्य करने हैं और संस्कृत में करने हैं, है ना? और लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक अनिवार्य संस्कृत में करना है। जैसे कि दूसरे पेपर का जो प्रथम यूनिट होगा, दूसरे पेपर की जो प्रथम यूनिट होगी ये वाली ऐसी, तो उसको आपको हिंदी में भी कर सकती हैं, लेकिन वो अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मैंने अभी जो बताया उसको समझिए, बहुत ही आवश्यक है। ये कन्फ्यूजन बहुत ही थोड़ा वैकल्पिक में है संस्कृत में, तो समझिए। तो 8 यूनिट रहेगा। कैसे रहेगा? 8 में पहले दिखा दूं, पेपर में आपको वहाँ 8 यूनिट दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखिए। और प्रत्येक यूनिट में 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थर्ड यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोर्थ यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। समझ में आया ये बात? चलिए अब देखिए यहाँ क्या है। फर्स्ट देखिए, मैंने अभी के बाद पेपर दिखा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। यहाँ क्या है? फर्स्ट है आपका यूनिट, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 5 होंगे। तो देखिए कैसे 5 होंगे। 10 अंक का देखिए, ये 10 अंक के सभी क्वेश्चन हैं, सभी 1-1 अंक के हैं, और ये 10 क्वेश्चन हैं। यानी कि 1, 2, यहाँ ये 3 या थर्ड कह सकते हैं, और ये 4 और ये 5। ये 2022 का ही एग्ज़ाम है जो अभी हुआ है 2-3 दिन पहले। तो उसी में देखिए 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक यूनिट में 5 हो गया। ऐसे ही दूसरी यूनिट है, इसमें देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आया है। कुछ लोगों को यह बेसिक लग सकता है कि इतना छोटी बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप खुद समझिए, जब आप आरंभ किए थे तब आप कैसे समझे थे, यही समझना होता है। चलिए, मुझे यहाँ सभी को लेकर के चलना होता है, इसलिए आप कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी मुझे तो यही बताना पड़ेगा। आप स्वयं सोचिए, आप भी शिक्षक होते तो क्या करते। चलिए, तो आपको यहाँ जो ये थर्ड है, ऐसे ही यहाँ 4 है, देखिए ऐसे ही यहाँ 5 पूछा है। अब देखिए मैंने कहा था खंड बी लग जाता है, यानी कि बा। देखिए खंड बी इंग्लिश में हो गया, खंड बा खंड बी भी हिंदी में भी लिखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 5वां ये हो गया, 6वां ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर। मैंने ये फर्स्ट पेपर आपको दिखाया, और 8 ऐसे ही सेकंड पेपर में भी 8 ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट ही लेकर के चल रहा हूँ, सेकंड अगले लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि ये इसी को हमें डिस्कशन करने में ज़्यादा समय हो जाएगा। चलिए अब देखो, यहाँ आप इतनी बात समझे। फिर से बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, जो पेपर होगा उसमें 8 यूनिट होंगे, और पेपर में आपके 8 क्वेश्चन पूछे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से 2 प्रकार के, तो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना बात समझ गए। चलिए, जो समझ नहीं पाए वो दोबारा लेक्चर देखिएगा। चलिए अब देखो, 8 में से क्या है, आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें अनिवार्य करना है, और एक वो हैं जिनमें से चयन कर सकती हैं। तो अनिवार्य वाले कौन से हैं? तो प्रथम पेपर की मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पेपर की मैं ये बता रहा हूँ, इसमें आपको पहला प्रश्न या कि पहली यूनिट, और यहाँ 5वीं यूनिट या फिर 5वां प्रश्न, इन दोनों को संस्कृत में लिखना है और अनिवार्य लिखना है। यानी कि प्रथम पेपर का फर्स्ट यूनिट और 5 यूनिट, या प्रथम यूनिट या पंचम यूनिट आपको
संस्कृत में अनिवार्य करना है, इतना आप समझ गए होंगे। शेष जो बचा है उनमें से किन्हीं 3 यूनिट आपके लिए अनिवार्य होगी, यानी कि 3 यूनिट और चयन करना पड़ेंगे अभी आपको। देखिए, तो आपको पूरा क्या करना है, आएगा तो 8 यूनिट, लेकिन आपको वहाँ 5 यूनिट अटेम्प्ट करना है, यानी कि 5 चयन करना है, जिसमें से मैंने 2 आपको बता दिया है जो कि अनिवार्य है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, थोड़ा इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आगे बताना चाहता हूँ। यहाँ संस्कृत कुछ लिखी रहती है, उस संस्कृत को कई लोग बहुत दिन तक नहीं समझ पाती हैं। यहाँ लिखा है, पहले तो प्रश्न पत्र संप्रक्ताः विशेष निर्देशाः, ये विशेष निर्देश दिए गए हैं आपको, गाइडलाइंस दी गई हैं कि जिनके बारे में आप ध्यान रखें। इंग्लिश में भी लिखा होगा, है ना। चलिए, अब देखो लिखा है, कृपया प्रश्नोत्तर लेखन पूर्वम निम्नलिखित निर्देशाः सावधानतया पठनीयाः। यानी कि कृपया करके आप क्या करिए कि प्रश्न उत्तर लिखने से पहले या पूर्व जो नीचे ये निर्देश दिए गए हैं इन्हें पढ़ लीजिए, वरना आप कुछ भी लिख के आएंगे। समझ में आया, इतना समझ में आया कि आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। चलिए, ये मैं बता ही चुका हूँ, 250 अंक वाला, 3 घंटे वाला मैंने बता ही दिया। चलिए, अब यहाँ सिलेबस में यहाँ क्या आता है पेपर में, वहाँ कि खंडद्वयेषु विभाजिताः अष्टप्रश्नाः। तो मैंने अभी क्या कहा था, जो 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न आएंगे यहाँ, 8 यूनिट आपको लगी है एक पेपर में। तो कह रहा अष्टप्रश्नाः, जो ये 8 प्रश्न आएंगे, विभाजिताः यानी कि विभाजित होंगे, खंडद्वयेषु 2 खंडों में, यानी कि जो 8 प्रश्न आएंगे वो 2 खंडों में विभाजित होंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। यानी कि खंडद्वयेषु विभाजिता अष्टप्रश्नाः, ए में होंगे और बी में होंगे। तो पहली लाइन आप समझ गए हैं कि खंडद्वयेषु विभाजिताः अष्टप्रश्नाः, जो 8 प्रश्न होंगे और वह 2 खंडों में विभाजित होंगे। जैसे कि देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, एक तो खंड ए, और इसमें खंड ए में कितने होंगे, 4 प्रश्न होंगे, ठीक है। और खंड बी, देखिए खंड बी में भी 4 प्रश्न होंगे, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ 5 है, आगे 6, 7, 8 और है। चलिए, अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा है परीक्षार्थिभिः। अब परीक्षार्थिभिः क्यों है, ये बहुवचन है, जब आपको व्याकरण पढ़ाऊँगा तब पढ़ाऊँगा। परीक्षार्थिभिः पंचैव प्रश्नाः समाधेयाः, यानी कि आपको जो 2 खंडों में 8 क्वेश्चन है ना, उसमें से 8 क्वेश्चनों में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस को उत्तर लिखना है। चलिए, कह रहे प्रश्न पत्र 1 तथा 5 अनिवार्य, 1 और 5 आपको अनिवार्य लिखना है, यानी कि पहला प्रश्न और 5वां आपको अनिवार्य लिखना है ना। शेष प्रश्नेषु त्रयाणां समाधानं प्रवेदनम्, और शेष इसके बाद आपको 3 और का किसी 5 में से किसी 3 का और चयन करके आपको लिखना है। समझ गया, यानी कि आपको 2 तो अनिवार्य लिखना है यूनिट्स, जिसमें से एक हो गया फर्स्ट नंबर, एक हो गया 5 नंबर। शेष आपका 6 यूनिट बचा है, 6 में से आपको 3 यूनिट और चयन करना है, ठीक है ना। तो 3 कर लेंगे तो 1, 2 और ये 3 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, तत् प्रत्येक खंडात एकम अवश्यम करणीयम। अब ध्यान रखो, तत्र वहाँ भी, तत्र वहाँ, प्रत्येक खंडात एकम अवश्यम करणीयम, या आशय यह, ये कल किसी ने प्रश्न पूछा था, बहुत है ना, तो कन्फ्यूजन रहता है, तो बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जो ये दोनों है ना पूछा है, तो यहाँ क्या करना है कि प्रत्येक खंड में से एकम अवश्यम करणीयम, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, समझाता हूँ कि ऐसा कि देखिए खंड ए में कितना रहेगा, 4 प्रश्न, खंड बी में कितना रहेगा, 4 प्रश्न, ठीक है ना, यानी कि दोनों मिलाकर के कितना होगा, 8 होगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वो अनिवार्य है, और इसमें जो 5वां नंबर का प्रश्न है वह अनिवार्य है।
तो ये दो तो अनिवार्य हो गई, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसी यूनिट में से जो 3 बची हैं, एक तो हो गया, 2, 3 या 4 बची हैं, तो इनमें से आपको एक किसी को चयन अवश्य ही करना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो ये बी नंबर का है इसमें 5, 6, 7 और 8 ये जो प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि 4 ये कर दें और ये कि अनिवार्य वाला कर दें। कदापि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको क्या करना है, जो पहला प्रश्न पत्र है, समझ में आया, जो ये पहला खंड है उसमें एक तो अनिवार्य करना ही है, एक और चयन करना पड़ेगा। समझ में आया। तो मैं यहाँ जो अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ वो कहता हूँ सेकंड क्वेश्चन चयन करने के लिए। इसी को मैं तैयार कराता हूँ, ये बहुत अच्छे से तैयार कराता हूँ, तो इसको चयन करने को करता हूँ और इसमें से चयन करने को करता हूँ। तो ऐसा आप लोगों को समझ पाए होंगे कि आपको क्या करना है कि आपको 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिनमें 2 अनिवार्य संस्कृत में लिखना है और बाकी शेष 3 आपको हिंदी में या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न संख्या 1, 5, 8 संस्कृत भाषायैव समाधेयाः। यानी कि प्रश्न 1, प्रश्न 5 और प्रश्न नंबर 8 आपको यदि करना है तो वह संस्कृत में ही करना होगा। शेष प्रश्नानां समाधानम यथेच्छम संस्कृत भाषया अथवा, यानी कि यथा इच्छितम, यानी कि जो इच्छित है, आपने इच्छित है, इच्छा पर आपकी निर्भर है, जो आपको लेना है उसमें करिए। आपको चयन करना होता है कि आप हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे या किसी और भी भाषा में लिखेंगे। जो आपकी भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूचियाँ आप पढ़ती हैं, 12 अनुसूची पढ़ते हैं, उनमें से जो 8वीं अनुसूची में भाषाएँ दी गई हैं उन्हीं भाषाओं में से। ठीक है। संस्कृत भाषया अथवा प्रवेश पत्रे स्वीकृत भाषाणाम करवीणीयम, जो प्रवेश पत्र में स्वीकृत है, संस्कृतया देवनागरी लिप्या एवं लेखनीया, देवनागरी लिपि में आपको संस्कृत को लिखना है। प्रश्नोत्तरस्य शब्दसा यदि निर्धारिता तर्हि सा सीमा पालनीया। देखिए, यदि वो कह रहा है, यदि प्रश्न में शब्दों की संख्या निर्धारित की गई हो कि 10 अंक का प्रश्न आपको 150 शब्द में लिखना है, 17 अंक का प्रश्न आपको 300 शब्द में लिखना है, ठीक है ना, या फिर 17 अंक का 250 में लिखना है, तो ये आपको इसका पालन करना है। जहाँ लिखा है 3-4 पंक्तिसु, वहाँ 3-4 पंक्तियों को पालन करना है। जहाँ लिखा है 1-2 पंक्तिसु, वहाँ 1-2 पंक्तियों में आपको पालन करना है। यानी कि जो लिखा है वो पालन आपको करना पड़ेगा। चलो, प्रश्न क्रमानुसारमेव क्रमेण प्रश्नोत्तराणि प्रदीयानि, यानी कि आपको प्रश्नों के क्रम में ही वहाँ उत्तर देना है। यदि उत्तर पुस्तिकायां किमपि पृष्ठं रिक्तम अलिखितम स्यात् तर्हि तत् स्पष्ट रूपेण अनुलोम विलोम विधेया, है ना, तो वहाँ ऐसा लिखा होगा। तो ठीक है ना। अंशतः प्रदत्तः प्रश्नोत्तरमपि संपूर्ण प्रश्नोत्तरवत् परिगणितं भविष्यति। कोई नहीं, आपको इतनी ही मुख्य बातें समझनी थी इसमें, जितना मैंने बता दिया है। कि आपको सम कर देता हूँ एक बार में कि आपको क्या करना है। ऐसा दिया होगा खंड ए, खंड बी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये प्रश्न दिए होंगे। ऐसे ही यूनिट दी हैं, आपको ये संस्कृत में करना है और अनिवार्य करना है। ठीक है, संस्कृत में करना है, अनिवार्य करना है। इसमें से आप कोई एक चयन करना ही होगा आपको तीनों में से। मैं यहाँ ये चयन कराता हूँ, ठीक है ना। आपको खंड बी में 5 संस्कृत में करना होगा और अनिवार्य है, ठीक है ना। इसके बाद 6, 7, 8 में से आपको कोई भी, है ना, एक दो चयन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपने एक ही चयन किया है। यदि आप यहाँ 2 चयन कर लेते तो यहाँ, तो आपको एक इनमें से भी अनिवार्य करना होगा। तो अनिवार्य करेंगे तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ कि यहाँ देखिए, मैं तीनों 5, 6, 7, 8
तीनों ही पढ़ाता, चारों ही पढ़ाता हूँ। और यहाँ फर्स्ट और सेकंड यानी कि 6 यूनिट्स पढ़ाता हूँ। इसमें क्या होता है, 6 यूनिट्स पढ़ाने में वहाँ आपको 6, यहाँ 6 पढ़ाता हूँ, वहाँ 5 आता है। तो आपको बाई चांस क्या होता है, कभी 6वीं यूनिट पे कठिन आ गया तो आप 7वीं में चले जाइए, या 7वीं में कठिन आया तो 6वीं में चले जाइए, या फिर 8वीं में कठिन आया तो 6वीं और 7वीं में चले जाइए। यहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा कराया जाता है। अब देखिए, इतना आप समझ गए होंगे। आपको अब मैं सिलेबस समझाता हूँ एक एक करके। अब आपने अभी तक ये देखा कि वहाँ पेपर आएगा तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। इस नंबर में ये 0 की जगह आप 8 कर लीजिएगा बस। चलिए, अब देखिए, मैंने यहाँ ऐसे सिलेबस को समझा रखा है कि मेरा एक क्लास का सिलेबस है, मैं कैसे क्लास में स्टार्ट करता हूँ, और जो भी मेरा बैच लेना चाहते हैं आप में से, वह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ये सिलेबस है इसे अच्छे से पहले समझ लीजिए। मैं कितने लेक्चर्स कराता हूँ वह भी यहाँ बता दूँगा, कितने घंटों में पूरा करा देता हूँ यह भी बता दूँगा, कौन सी यूनिट को कितना समय देता हूँ वह भी बताऊँगा, और यह सब आपको यहाँ भी करा दूँगा। देखिए, संस्कृत साहित्य वैकल्पिक प्रथम पेपर के लिए अभी मैं बताऊंगा। और प्रथम पेपर में मैं क्या कराता हूं कि देखिए, मैंने बताया कि मैं कौन कौन सी यूनिट कराता हूं, तो ये नंबर आपको याद कर लेना है कि मैं फर्स्ट पेपर में फर्स्ट यूनिट जो कि आपको करना है, और ये संस्कृत में अनिवार्य करना है। सेकंड यूनिट कराता हूँ, 5वीं यूनिट कराता हूँ, 7वीं यूनिट कराता हूँ, 8वीं यूनिट कराता हूँ, यानी कि 12,578 ये आपको रच लेना है। 12,578 है ना, ये कराता हूँ मैं फर्स्ट पेपर में। इसमें मैं 6वीं भी कराता हूँ, इसमें 6वां मैंने लिखा नहीं है, चौथा भी कराता हूँ, यानी तो ये बहुत कराता हूँ मैं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें मुझे 7 कराना पड़ता है 8 में से, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो चौथी यूनिट के फर्स्ट यूनिट में आ जाते हैं या सेकंड में आ जाती हैं। यानी कि पेपर जब होता है तो जो चौथी यूनिट के प्रश्न होते हैं उनमें से फर्स्ट में भी आ जाते हैं, और कभी कभी इसमें से कभी कभी सेकंड में भी आ जाते हैं, और कभी कभी फर्स्ट में भी आ जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पीएससी चाहता है कि आप पूरा पेपर तैयार करें, इसलिए। तो इसीलिए हम लोगों को 7 ही यूनिट तैयार करना है। यदि आप चाहते हैं तो मैं 8वीं यूनिट भी करा देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हम उसको वरीयता नहीं देते हैं। यानी कि जो हम अटेम्प्ट नहीं कराते हैं उसको हम सबसे पहले नहीं पढ़ाते हैं, सबसे अंतिम में पढ़ाते हैं। चलिए, तो इतना आपको आया। अब देखिए, एक एक यूनिट को समझेंगे। आपको जो ये यूनिट 1 लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए, वहाँ क्या लिखा था, खंड ए, तो ये खंड ए ही है। खंड ए में क्या लिखा था कि 4 प्रश्न होंगे, तो ये 4 यूनिट बताऊंगा मैं यहाँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ खंड का है, और लगभग आपको दिन बता देता हूँ। देखिए यहाँ क्या होगा, फर्स्ट यूनिट में 4 चीज़ें लिखा हुआ है, यूपीएससी 5 चीज़ें लिखा हुआ है, जो संस्कृत व्याकरण पोर्शन इसे कहा जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं व्याकरण, है ना, संस्कृत व्याकरण। मैं यहाँ पूरे शब्द नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण, इसमें आपको रहता है संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण और वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। तो कितना है, संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण, समास प्रकरण, वाच्य परिवर्तन। इन सभी से या फिर इस यूनिट से 50 नंबर का आपका पेपर में आता है, और इसमें 5 प्रश्न होते हैं, और जो 10-10 अंक के होते हैं। तो 10 गुणे 50 हो जाता है, 10 गुणा 5 50 हो जाता है आपका, इस प्रकार। तो इतना आपको मालूम चला। अब देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा है कि संस्कृत में करना है और अनिवार्य करना है, इतना मैंने लिखाया। इसको मैं अपनी कक्षा में लगभग 12 लेक्चर में कराता हूँ, यानी कि जो ये फर्स्ट यूनिट कराता हूँ इसके लिए मेरी क्लास के 12 लेक्चर लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत थोड़ा बड़ा है, हालांकि मतलब व्यापक है थोड़ा ये यूनिट, और इसके
जो अनुवाद होता है वो इससे अतिरिक्त होता है, इसमें शामिल नहीं होता है मेरा, ठीक है ना। चलिए, और अनुवाद सीरीज मेरी यूट्यूब पर ही रहेगी और एकदम फ्री रहेगी। यानी कि जब मैं बैच कराऊंगा तो बैच में अनुवाद कराऊंगा तो, लेकिन बेसिक आपको यूट्यूब पर मैं पहले अभी से करवाना स्टार्ट कर दिया हूँ, लेक्चर हो चुके हैं 2, इसके बाद आगे भी होती रहेगी। तो अनुवाद सीरीज यहीं चलेगी, एकदम फ्री रहेगी, यूट्यूब पर ही रहेगी। चलिए, अब क्या है कि इतना तो यूपीएससी ने लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन इतना आसान मामला नहीं है इसका, बहुत जटिल मामला है। इस संज्ञा प्रकरण से जब मैं अपना एमए कर रहा था तब इसको लगभग मैंने 6 महीने पढ़ा है, एक सेमेस्टर में इसको पढ़ा है। यानी कि जब मैं सेमेस्टर वगैरह सेमेस्टर होता है हमारे यहाँ शास्त्री और आचार्य में, तो वहाँ इसको मैंने 6 6 महीने पढ़ा है इन सब प्रकरणों को। लेकिन फिर यहाँ तो आपको 1 या 2 दिन में पूरा करना होता है, तो इसके लिए बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ता है, आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ता है, और आपको उसके लिए समझ पाना होता है कि संज्ञा प्रकरण में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, मेरे यहाँ 5 प्रकार के क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण से मैंने यहाँ निकाले। ऐसे ही संधि प्रकरण में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये भी होता है। ऐसे ही कारक प्रकरण में भी कई 3 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। समास में क्वेश्चन बनते हैं, वाच्य परिवर्तन के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसका आशय मेरा कहने का यहाँ यह है कि जब ये यूनिट में पढ़ाता हूँ उससे पहले एक एक प्रकरण को पढ़ाऊँगा, तो मैं प्रकरण पढ़ाने से पहले आपको क्या करता हूँ वहाँ कि इसको आपको पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, आप स्वयं भी पढ़ रहे हो कि पिछले कम से कम 25 वर्ष 20 वर्ष के क्वेश्चन देखिए। इसके बाद सिलेबस बनाइए अपना एक, और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेरे यहाँ भी इसी प्रकार का होता है कि मैं पहले मेरे नोट्स में 20 से 25 वर्ष के क्वेश्चन दिए रहते हैं, फिर इसके बाद मेरे द्वारा बनाया गया एक सिलेबस है कि संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत क्या कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे नोट्स में 5 टाइप के आते हैं। ऐसे ही तो प्रत्येक यूनिट का है, ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। तो प्रत्येक यूनिट का आपको सिलेबस बांटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यह जब आप समझ जाइएगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि इसका अभी जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक लेक्चर मतलब, यानी कि मेरा यदि जैसे ये 12 लेक्चर मैं भी फर्स्ट यूनिट कराता हूँ तो लगभग मेरा आधा लेक्चर 1 घंटा इसी में जाता है कि फर्स्ट यूनिट की यह करना कैसे है। तो यहाँ यानी कि इस सिलेबस को समझना इतना आसान थोड़ा नहीं होता है। बेसिक बात तो ये लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न जैसे आते हैं, प्रश्नों को समझने के लिए आपको बहुत ही थोड़ा मेहनत करना पड़ती है कि संज्ञा के प्रकरण संज्ञा प्रकरण से कैसे आएंगे, संधि प्रकरण से कैसे आएंगे। जैसे कि आपने जो प्रीलिम्स का आपने सिलेबस देखा होगा, तो वहाँ प्रीलिम्स में केवल विज्ञान लिख दिया है नाम, लेकिन विज्ञान के क्या क्वेश्चन पूछता है आप कैसे समझते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके प्रीलिम्स के। ऐसे ही यहाँ संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कारक प्रकरण और समास प्रकरण और वाच्य परिवर्तन, इसके पहले आप 20 वर्ष के क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद समझिएगा। मेरे जब मैं क्लास में कराता हूँ ये तैयार, तब मैं सबसे पहले प्रश्न ही दिखाता हूँ और प्रश्नों को समझाता हूँ, बताता हूँ इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसके बाद हमने उन्हीं के आधार पर एक बेहतरीन सिलेबस बनाया है, और सिलेबस में से फिर मैं अपने सिलेबस को दिखाता हूँ, और इन्हीं सिलेबस के जितने भी यूनिट्स बनते हैं उन सभी का नोट्स देता हूँ, और जो ये प्रश्न मैंने बताए हैं इनके भी उत्तर मैं अपने नोट्स में देता हूँ। यानी कि पिछले 20 वर्षों के उत्तर भी मेरे नोट्स में मैं देता हूँ और ये करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ मेरे साथ होती है कि पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके देता हूँ, और साथ ही साथ आगे जो भी प्रश्न बन सकती हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो ये आप सिलेबस समझ गए होंगे। ऐसे ही संधि प्रकरण में कुछ बनते हैं, ऐसे कारक में, ऐसे समास में, ऐसे वाच्य परिवर्तन में। चलिए, अब यहाँ क्या होता है कि वास्तव में सिलेबस तो ऐसा लगा है, लेकिन जब आप पेपर देखेंगे तो पेपर में ऐसा नहीं है। पेपर में कैसा है कि जो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 जो प्रश्न रहते हैं ये तो व्याकरण से रहती हैं। यानी कि इन 5 यूनिट से ये 3 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। 3 प्रश्न कहाँ से रहेंगे, इन 5 यूनिट से।
एक प्रश्न क्या होता है, जितने भी ये दिए हुए हैं इनको आप ज्ञान रखें। जैसे कि संज्ञा प्रकरण आखिर क्या है, क्यों लगा हुआ है, ध्वनि क्या है, आभ्यंतर प्रश्न क्यों भाई, वाह्य प्रश्न क्यों, समझ में आया? तो इन सब के बारे में जानना पड़ता है। आपको टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही संधि प्रकरण में संधि पढ़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है संधि की। प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदाः पीना प्रवर्तते। कुमारेल भट्ट का यह कथन है कि बिना प्रयोजन के कोई चीज़ होती ही नहीं है, मूर्ख भी कुछ नहीं करता है। तो ये यूपीएससी वाले हैं, है ना। तो संज्ञा प्रकरण क्यों, संधि क्यों पढ़ना है हमें, समझ रहे हो? तो संधि क्यों पढ़ना है, तो इसके बारे में टिप्पणी करने के लिए एक 100-150 शब्द में आपको आता है। ऐसे ही कारक प्रकरण पर, ऐसे ही समास प्रकरण पर, इनके अंतर्गत से भी पूछा जा सकता है ना। और वाच्य परिवर्तन पर। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्न आते हैं इनको देखना पड़ता है कि ये एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो देखिए मैंने बताया 3 प्रश्न क्या होते हैं जो आपके होते हैं, वो 3 प्रश्न आते हैं इन पाँचों जो सिलेबस दिया हुआ है उससे। एक प्रश्न आता है इन सभी जो प्रकरण दिए हैं उस पर टिप्पणी के लिए। एक प्रश्न इसमें आता है चौथी यूनिट का, एक प्रश्न चौथी यूनिट से यहाँ एक प्रश्न आता है, इसलिए मुझे चौथी यूनिट करानी पड़ती है। आशा यह है कि मैं आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं बचने देता हूँ कि आपका पेपर में आप पढ़ रहे होंगे और आपको दिखा के 4-5 क्वेश्चन आया है तो मेरे पर 3 बन रहा, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था। नहीं, मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ता हूँ, भले यहाँ से इधर उधर भी आ जाएगा ना तब भी आपसे बनेगा। यही तो मेरी क्लास का थोड़ा ठीक से रहता है, इसलिए मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, जो भी आता है उसी को बताता हूँ। चलिए, एक प्रश्न तो मैंने ये लिख के रखा है, एक प्रश्न उपरोक्त प्रकरणों पर टिप्पणी के लिए पूछा जाता है। अब खुद बताइए आप, ये मेरा यदि सिलेबस आप लोग नोट्स मांगते हैं, यदि आप सिलेबस ले रहे होते ये सब चीज़ें समझ रहे होते क्या? नहीं समझती, क्योंकि समझाना एक बात अलग होती है और एक नोट्स पढ़ना भिन्न बात होती है। इसलिए आप किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ के तैयारी नहीं कर पाएंगे ढंग से, क्योंकि जो टीचर के हाव भाव होते हैं या क्या वो बता रहा है उसे ही मालूम होता है। चलिए, एक प्रश्न यूनिट 4 से आता है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। अभी इस बार भी मैं बता दूंगा। अभी देखिए, अभी मैंने पेपर देख के जो ये नियम कहा है, चलिए इसे देखते हैं। जो मैं कहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, आप देखिए यहाँ, ये फर्स्ट यूनिट है, क्या है, फर्स्ट पेपर है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा और इसके अंतर्गत ये 10 क्वेश्चन पूछा है। तो जो मैं कह रहा था, आपको संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत भी समझना पड़ेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आती हैं, संधि के अंतर्गत भी समझना पड़ेगा। तो ये इतने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सभी सॉल्व कैसे कर पाएँ आप, एक भी ना छूटे। क्योंकि यहाँ यदि आपने 50 नंबर का किया ना, तो जैसे मैथ में आपका एक भी नंबर गलत करने पर नहीं, जैसे सही आपने 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 ही उत्तर होगा और सभी का 4 होगा। ऐसे ही यहाँ है, यदि आप इन 50 नंबर का यदि सही करते हैं तो आपको इसमें से 45 भी मिल सकता है। और ये तभी मिल सकता है जब आप बेहतर तैयारी पहले से नोट्स बनाए हों, उसको रट लें। मेरी क्लास में जो रटेंगे उनको मैं यही कहता हूँ कि आप संस्कृत वाला केवल मेरा मत रट लीजिए 100 नंबर का फर्स्ट पेपर में। यदि आप फर्स्ट पेपर में मेरा 100 नंबर का रटेंगे, पक्का आप 70 से 75 नंबर इसमें पा जाएंगे। 70-75 नंबर बहुत होता है। शेष जो आपका 150 अंक का लगा है उसमें से भी आप ऐसे ही पा जाइए। तो कुल मिलाकर के मेरा टारगेट ये रहता है कि आप लगभग मेरे जो मैं 350 ही मान करके सबको तैयारी कराता हूँ, 350 प्लस आएगा यदि मेरा नोट्स आपने अक्षरशः याद किया तब। अक्षरशः याद नहीं कर पाए तो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, याद कर लिए, आंसर राइटिंग करके मुझे चेक करा लिए, और मैंने जिस दिन कह दिया 350 तो 350, समझ जाइए। चलिए, तो ये आपने देखा यहाँ। अब देखिए ऐसे ही सेकंड आता है, इसमें कुछ ये क्या लिखा रहता है कि सूत्रोल्लेख पूर्वकम विभक्ति ही प्रयोग है। तो यहाँ सूत्र का उल्लेख करना होता है और विभक्ति का प्रयोग करना होता है, यानी कि प्रयोग सिद्धि के बारे में पूछता है यहाँ। अब इसको कैसे करना है,
कितने शब्दों में करना है ये निर्धारित है यहाँ, ठीक है ना। 2 नंबर का एक आता है और 5 ऐसी आती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 5 सूत्र भी आते हैं जिन्हें 3 से 4 में उनका अर्थ लिखना पड़ता है और उदाहरण लिखना पड़ता है। देखो ये लिखा है सूत्राणाम अर्थोदाहरणानि, है ना। और 3-4 पंक्ति भी, तो एक मुख नासिका वचनो अनुनासिका का ये पहले भी आ चुका है। और अड़रा परहा ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब का मेरे नोट्स में जिक्र है और सभी का एकदम उत्तर फॉर्मेट है। कैसे है कि जितने भी सूत्र हैं, जैसे संज्ञा प्रकरण में 14 सूत्र हैं, इन 14 से ही क्वेश्चन बन सकते हैं। 14 के अलावा 15वां है ही नहीं तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यानी कि 14 क्वेश्चन बन सकती हैं, ठीक है ना। इन 14 में से भी मुझे मालूम है कि केवल 6 ऐसे सूत्र हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनमें से एक ही, उन्हीं 6 में से एक ये मुख नासिका वचनो अनुनासिका संज्ञा प्रकरण का पूछा गया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ऐसा कि कैसे पूछा जाता है, इसका विश्लेषण आपको करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ का आप कर, अब क्या है मेरे 14 सूत्र के बारे में मैंने वैसे ही 4-4 लाइन का आपको बना के रख दिया है। अब आपके 14 में से मैं कह देता हूँ ये 7 इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर रट लीजिएगा। यदि आपने वो 7 रट के गया तो पक्का आपका 2 नंबर पक्का है, यानी कि आपने 7 इतने 4-4 लाइन के मेरा रट लिए, 2 नंबर पक्के हैं। तो ऐसे मेरे नोट्स हैं, तो ऐसा बढ़िया आपको ऐसे ही बेहतर तैयार करना होता है। और इसमें ऐसा भी नहीं है सभी लोग आप एक जैसा लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटते हैं इसमें, क्योंकि 2 गुणे 2 4 सभी लोग लिखेंगे, आप 5 थोड़ी ना लिखेंगे। वैसे ही यहाँ भी है। चलिए ऐसे ही क्या होता है दूसरे नंबर में यहाँ भी पूछा जाता है। अब देखो तो ये फर्स्ट पेपर हो गया। अब देखो इसमें क्या है, अभी मैंने कहा था 3 तो आते हैं आपके सिलेबस से, चौथा आपका क्या आता है, किसी और चीज़ को आधार बना के आता है। तो देखिए यहाँ क्या आया है सार कि संस्कृत व्याकरण शास्त्रे समास आश्रित निबंधो लेख्या, यानी कि समास को आधार बना करके निबंध लिखिए। देखिए मैं अभी वही बात बता रहा था कि जो 5 प्रकरण लगे हुए हैं, संज्ञा, संधि, समास, कारक, इन्हीं से एक टिप्पणी करने को पूछेगा 10 अंक में। तो देखिए यहाँ पूछा कि नहीं पूछा, पूछा है। तो इसको मैं तैयार कराता हूँ आपको अपने क्लास में, और इसमें आपको 300 शब्द का बना के देता हूँ, जिसमें से आपको वहाँ 150 शब्द लिखना है। मेरा नोट्स यही है, प्रत्येक टॉपिक्स पर मैं 300 देता हूँ। जैसे 300 पेज शब्द संज्ञा पर दूंगा, संधि पर दूंगा, कारक पर दूंगा, इस पर 300 शब्द दूंगा, तो आप वहाँ 150 शब्द लिखिएगा आराम से, अच्छे से बता। और उस 300 में भी मैं बता देता हूँ आपको किन 150 शब्दों को वरीयता देना है, यानी कि एक एक चीज़ बता कर ऐसे चलता हूँ। चलिए आगे क्या है, ऐसे ही पूछा यहाँ बाह्य प्रत्यनान स्वरूपम विवेचनीय। देखिए इस बार सिलेबस के बाहर नहीं पूछा, अभी मैंने कहा था कि प्रयत्नों से पूछा जाएगा। तो बाह्य प्रत्यनान स्वरूपम विवेचनीय, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए आप लिख रहे हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञा प्रकरण से है ये, ठीक है ना। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो वहाँ लिखा है प्रयत्नो द्विधा, है ना, आपको आभ्यंतर बाह्यश्च, है ना, ऐसा लिखा रहता है। और फिर वहाँ एकादश हैं, ये तो जो बाह्य प्रयत्न कितने हैं, एकादश हैं। अब ये प्रयत्न क्या है, ये एकादश क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं बताना की होती हैं। तो इस बार एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि आपको बताऊँ इस बार आप यदि मेरा नोट्स जिसने भी याद किया होगा तो 90% हम कहते हैं हमेशा, लेकिन इस बार मेरे से यदि आप करते ना तो 95% भी सीधा आया है। आप माने तो आप, क्योंकि ऐसे आप सीधा ये सब पढ़ाया है, ये सब पढ़ाया है। आप हर बार तो मैं कहता था 80%, लेकिन इस बार हम 95% भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस बार आया बहुत बढ़िया पेपर है। चलिए आगे तो आपने यहाँ देख लिया फर्स्ट यूनिट आप समझ गए होंगे कैसे फर्स्ट यूनिट है, ऐसे ही सेकंड यूनिट भी है, ठीक है ना। तो आप सेकंड यूनिट को समझेंगे। बाकी देखिए इसके अलावा जो आप यहाँ नहीं समझ रहे होंगे, आप मेरे से कोचिंग जो अभी स्टार्ट होने वाली है उसमें जुड़ करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। जो आप लोगों को, क्योंकि जो कोचिंग भी करते हैं उन्हें भी मैं आपको यही वीडियो देखना है, और जो नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी यही देखना है, सबके लिए मैं बराबर ही हूँ।
चलिए, तो यहाँ आपको ये वीडियो देखना है, बाकी आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, और जो लेक्चर यूट्यूब पर देखे मेरा वो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा, सर मैं ये नहीं समझ पाया, तो मैं आगे समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए देखिए, ऐसे ही दूसरा प्रश्न रहता है। तो अब देखिए, आपका सिलेबस में फर्स्ट यूनिट मैंने बता दिया, फर्स्ट यूनिट का मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। ऐसे ही मैं आपको सेकेंड यूनिट भी बता रहा हूँ। चलिए, यूनिट सेकंड है, इसमें वैदिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं, ऐसा लिखा हुआ है यूपीएससी के सिलेबस में। दूसरा लिखा हुआ है लौकिक संस्कृत भाषा की विशेषताएं। तीसरा लिखा हुआ है भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत भाषा का योगदान। ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ इससे ऊपर आते हैं। यानी कि ये तो लिखा हुआ है, इसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। मेरे वालों को मैं सलाह देता हूँ कि आप हिंदी में लिखिए। हालांकि जो इंग्लिश लेना चाहता है तो वो इंग्लिश में लिख सकता है, ठीक है ना। ये अनिवार्य नहीं है, ये आपको ऐच्छिक है, यानी कि आपकी इच्छा पर निर्भर करती है। लेकिन फिर भी मैं इसको कहता हूँ कि इसको आपको अटेम्प्ट ना करना है, क्योंकि इसमें कम समय लगता है। अब देखिए, पहले पे यूनिट में मैंने एक चीज़ और ये बताई नहीं है, आपको बता दिया तो हो तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए 12 दिन में मैं ये करा देता हूँ, संज्ञा, समास, संधि, कारक, वाच्य, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। आप भी समझ जाइएगा तो आप भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए एक अच्छा खासा समय लगेगा। और ध्यान रखिए, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप 4-5 महीने में, 6 महीने में खुद से नहीं, स्वयं से नहीं कर पा रहे सेल्फ स्टडी से, तब आप किसी का सहायता ले लीजिए, जहाँ आपकी पूर्ण श्रद्धा और भाव हो। किसी भी शिक्षक के लिए लीजिए, सभी शिक्षक अच्छे हैं, बेहतर हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, तो यहाँ क्या है कि साम्य वैषम्य, इनमें भी अंतर। कभी साम्य के लौकिक भाषा और वैदिक भाषा में समानता क्या है, अंतर क्या है, यानी कि वैषम्यता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है संस्कृत भाषा की, वैदिक भाषा की प्रकृति क्या है, वैदिक भाषा का स्वरूप क्या है, लौकिक भाषा का स्वरूप क्या है, वैदिक भाषा का महत्व क्या है, लौकिक भाषा का महत्व क्या है, इन दोनों का भाषा योगदान में, वैदिक भाषा का भाषा विज्ञान में क्या योगदान है, लौकिक भाषा का भाषा विज्ञान में क्या योगदान है। देखिए, अभी अभी मैंने आपको कैसे बोल दिए, लगभग 8-10 क्वेश्चन। ऐसे ही कम से कम आपको इसके 15-20 क्वेश्चन, बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे करना पड़ती हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं बहुत आसान है, आसान नहीं है, थोड़ा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही लौकिक भाषा का मैंने बता दिया। अब देखिए, एक लिखा है भाषा वैज्ञानिक अध्ययन में संस्कृत का योगदान, ये वाला। इसमें आपको योगदान कैसे पढ़ना होता है, जब मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ाता हूँ, उसमें संज्ञा प्रकरण पढ़ाता हूँ, तो वहाँ मैं संस्कृत व्याकरण का इतिहास पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, आधे घंटे। तो उसी में मैं बताता हूँ कि 3 चरणों में मैं बांटता हूँ उसको। ये सब मैं स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा कि कैसे मैं 3 चरणों में बांट करके, तभी वहाँ पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इन सबको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, पूछा जाता है पाणिनि का भाषा विज्ञान में योगदान क्या है, पतंजलि का भाषा विज्ञान में योगदान क्या है, कात्यायन का भाषा विज्ञान में योगदान क्या है, आधुनिक जो वैयाकरणीय रहे हैं उनका योगदान क्या है। तो आपको आधुनिक वैयाकरणियों को भी देखना पड़ता है। ऐसे और भी 4-5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने यहाँ बताया है, इससे भी ज़्यादा इसका और भी सिलेबस समझाना पड़ता है। ये तो मैंने सामान्य बहुत छोटा छोटा यहाँ ला के रख दिया है, क्योंकि यहाँ मैं इतना ला नहीं सकता था और इतना डिटेल्स भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना आप लोग ये वीडियो ही पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बता दिया है, आपको एक दृष्टि दे दी है, दिशा निर्देश दे दिया है। आप इसे सेल्फ से भी समझ करके कर सकते हैं, या फिर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चाहें तो। चलिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये यूनिट क्या है, यूनिट तो ये दूसरा यूनिट हो गया। अब इसके 3 क्वेश्चन कैसे, जो मैंने बताया बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इस बार भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आया होगा, कोई अलग से नहीं आया होगा। जो आता है देखिए, यदि एक बार आप तैयार कर लेते हैं संस्कृत वैकल्पिक, फिर इससे अच्छा वैकल्पिक कोई है ही नहीं। बस दिक्कत है इसको तैयार करने की। देखिए क्या पूछा है, वैदिक लौकिक संस्कृत भाषा संस्कृतयोः को भेदः, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें वैदिक में और लौकिक में बहुत ही सामान्य है। भाषा विज्ञान दृष्टया, भाषा विज्ञान की दृष्टि से विवेचना कीजिए, विविच्यताम। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सीधे मेरे नोट्स से क्वेश्चन है, और
मतलब 100% दावे से कहता हूँ कि मेरा है, मेरे नोट्स से है और बहुत बढ़िया है। मेरे नोट्स से ये क्या है, मैं अपने नोट्स की ऐसे क्यों कहूँ भाई? आप लोग जो पढ़ रहे हैं खुद भी समझ रहे हैं। अब मैंने आज आप लोगों को दिखाया था कि बच्चे कितने खुश हैं मेरी क्लास के, इसलिए क्योंकि ऐसा पूछा है। चलिए, तो ये, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, कम से कम 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में 4-5 बार क्वेश्चन आया है। तो अब मैंने क्या किया है, मैं पिछले 20 वर्ष के उत्तर ही लिख के देता हूँ, तो सब कुछ आ जाता है, इसलिए मेरे नोट्स से क्वेश्चन 90% आती है। चलिए, संस्कृत काव्य शास्त्री रस सिद्धांतस्य महत्वम किम सविस्तारम समालोच्यताम। अब ये रस सिद्धांत का क्वेश्चन पूछ लेता है और ये कई बार आ चुका है ना। हालांकि ये तो ये भी है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये पिछले 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। आनंदवर्धन का रस सिद्धांत, ठीक है ना, ऐसे ही पूछ लिया। तो ये हालांकि इस यूनिट का नहीं है, जो मैंने कहा था आपसे कि ये चौथी यूनिट मुझे पढ़ानी पड़ती है, वो इसलिए पढ़ानी पड़ती है मुझे, ये सभी यूनिट है, तीसरी चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट में इसलिए ही पढ़ाता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन आ गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट में नहीं आया, लेकिन देखिए सेकेंड यूनिट में आ गया, इसलिए मैं इसको कराता हूँ। चलिए, अब क्या पूछा है, आकृति मूल वर्गीकरण स्वरूपम विवृतम। अब ये इस बार थोड़ा क्या हो गया, ये थोड़ा सा जटिल हो गया जो सिलेबस में दिया है, लेकिन फिर भी ये मैं पढ़ाता हूँ, क्यों, लेकिन जिसने यूपीपीसीएस वाले हैं, यूपीपीसीएस, उन्होंने पहले से जान रखे होंगे, वो जानते होंगे, इसको लिख के आए होंगे इस बार, ठीक है ना। उसमें ये पढ़ाया जाता है, इसको मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसको बहुत लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी ने सीधे अभी तक आया नहीं है, ये पहली बार आया है, तो ये पता चल जाता है देखते ही मुझे कि पहली बार आया है, कब आया है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये सीधे मेरे उत्तर में नहीं होगा, इसको पढ़ाया ज़रूर होगा, लेकिन इसको सीधे तौर पर मेरे उत्तर में नहीं था, जो मॉडल उत्तर हैं, क्योंकि ये पहली बार आया है, इसलिए इसके, लेकिन ये पढ़ाया था। यदि आप होशियार हैं तो आप जान गए होंगे और समझ गए होंगे मैंने कब पढ़ाया था, ठीक है ना। चलिए, देखिए, अब मैंने आगे बताता हूँ। मेघे माँ के गतम बया मेरे नोट्स में था, लेकिन ये मैं यूनिट कहता नहीं हूँ। यदि हास्ती तदन्यत अन्य हास्ती तत् क्वचित, ये भी मेरे नोट्स में था, इसे मैं ये भी मेरे नोट्स में डायरेक्ट उत्तर के रूप में मैंने दिया था, ये भी मैंने ऐसा दिया था, लेकिन ये यूनिट में तैयार नहीं कराता हूँ, लेकिन फिर भी देखो आया संस्कृत नाटक परंपरा उत्पत्ति विकासी समीक्षा कार्य, उत्पत्ति और विकास की समीक्षा करिए नाटक की, तो ये पूछ लिया। लक्षणा कतिविधा, है ना, तस्य स्वरूपम सोधारणम प्रतिपाद्यता, तो आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत कठिन नहीं पूछता है इसको, हालांकि मैं अटेम्प्ट नहीं कराता हूँ। रम्या रामायणी कथा, ये भी कितना सरल है, देखिए। उत्तर रामचरिते भभूतिर्विशिष्यते, बिल्कुल। संस्कृत काव्य शास्त्रे प्रतिपादिता काव्य हेतवः विशेषियाँ, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एक बार तैयार करिए, बहुत अच्छा पेपर है। अब देखिए सिलेबस को, तो मैंने 2 यूनिट यहाँ समझा दिया, भाषा विज्ञान और ये। चलिए, आज समय लेक्चर ये बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ यही आपके प्राण है, जैसे शरीर में आपके प्राण या चैतन्य है, वैसे ही इसमें संस्कृत वैकल्पिक में यह है सिलेबस, यानी कि यूपीएससी में सिलेबस बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें तीसरे में क्या लिखा रहता है, साहित्यिक आलोचनाएँ, संस्कृत साहित्य का इतिहास, है ना, है ये, और साहित्यिक आलोचनाएँ की मुख्य युक्तियाँ, रामायण महाभारत साहित्यिक विधाओं का उद्भव, जो उद्भव है, तो इसलिए वहाँ नाट्यशास्त्र का उद्भव के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि उद्भव यहाँ लगा है। यहाँ देखिए नॉर्मल से रूपक के बारे में, ठीक है ना, रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू, खंडका, मुक्तब, काव्य, इन सब को आप पढ़ते हैं, और नॉर्मल से इसमें क्वेश्चन यही आता है कि चंपू काव्य क्या है, खंड काव्य क्या है, आख्यायिका क्या है, और ऐसे और कुछ कुछ इसके अंतर्गत उदाहरण आ जाते हैं, जैसे भभूति का आ जाता, आ गया, इस बार आ गई कुछ कुछ, तो वैसे ही इसको मैं तैयार कराता हूँ। तो ये यूनिट भी आपको कराता हूँ, लेकिन ये अंतिम में कराता हूँ, क्योंकि इस यूनिट को कराने का केवल एक ही लाभ है कि एक क्वेश्चन आता है, तो 1 क्वेश्चन, वो भी 10 नंबर का। तो आप खुद बताइए सबसे पहले कैसे करा दूँ आपको। जो ये यहाँ वहाँ से आते हैं वो केवल 50 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। 450 का मालूम है, एकदम कन्फर्म है कि कहाँ से आना है,
तो 50 नंबर का जो ऐसा आता है ना, इसको भी मैं कवर कराता हूँ, लेकिन अंतिम में कराता हूँ, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि हाँ, लागत लाभ विश्लेषण है ना, एक में सिद्धांत है यूपीएससी की तैयारी में, है ना, ये मैं बताता हूँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये आप जानते हैं, तो इसी को मैं अपनाना पड़ता है। चलिए, तो ये चौथी यूनिट होगी। पांचवा जो इसका यूनिट है उसमें क्या है, खंड खा है। अब देखिए स्टार्ट हो गया। तो मैंने यहाँ बताया नहीं आपको, संस्कृत भाषा विज्ञान में कितने देर में पढ़ा देता हूँ। तो इसको मुख्य रूप से आपको बताऊँ, एक 3 लेक्चर में ही मैं इसको पूर्ण करा देता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एक एक लेक्चर में तो ये संस्कृत भाषा की वैदिक विशेषताएं उसके ये सब दायरे कवर करा देता हूँ, और इसके अलावा भी जो कुछ दायरे होती हैं उनको भी कवर करा देता हूँ। लौकिक संस्कृत भाषा की मुख्य विशेषताओं में भी ऐसा करा दिया जाता है। तो ये सब एक एक लेक्चर का है। बस ये है कि मेरा नोट्स एकदम परफेक्ट बना है, मुझे पढ़ाना पड़ता है और उस नोट्स को आप देख कर के सीधा उसको याद कर लीजिए। बस मेरा एक ही काम है कि जो कहता हूँ कि मैंने पढ़ाया, आप याद करिए, पेपर में छाप आइए, छाप आइए। ऐसा क्यों? क्योंकि याद होगा तभी छाप पाएंगे। वही आता है जो लिखा रहता है, क्योंकि इसका दायरा है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। इसको मैं 3 दिन में कराने वाला होता हूँ। इसको भी मैं 4 लेक्चर में करा देता हूँ, लेकिन अंतिम में कराता हूँ, ठीक है ना। 4 लेक्चर में चौथी यूनिट को भी कराता हूँ। अब देखिए यहाँ, ये सबसे खतरनाक यूनिट है सभी के लिए, 5वीं यूनिट, खंड खा, 5वीं यूनिट है। संस्कृत में इसे अनिवार्य लिखना पड़ता है आपको। ये 5वीं यूनिट है, आपको संस्कृत में इसे अनिवार्य लिखना है, संस्कृत में लिखना है और अनिवार्य लिखना है। और सबसे ज़्यादा अनिश्चित है, मतलब ऐसा कि इसमें कुछ भी आ जाता है। इसमें देखिए संस्कार, 16 संस्कार जो होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, तुरैन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्रसारण, इस प्रकार के, है ना। तो 4 वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। कुछ लोग इसको एक ही व्यवस्था समझते हैं, नहीं, ये 2 उत्तर हैं, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम व्यवस्था यानी कि जो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास, इनके बारे में क्या पूछा जाता है। संस्कार का स्वरूप बताइए, संस्कार की प्रकृति बताइए, संस्कार का वैशिष्ट्य बताइए, संस्कार का महत्व बताइए, संस्कार की वर्तमान में उपयोगिता बताइए। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते होंगे, लेकिन वो मेरा जब आप बनते हैं तो मैंने यहाँ देखिए, मेरे पास जितना जगह था छोटा में मैंने वहाँ लिखा रखा है। बाकी जब मैं ये यूनिट स्टार्ट करूँगा ना आप लोगों के साथ, तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले सिलेबस समझाता हूँ, क्वेश्चन दिखाता हूँ, और इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि एक यूनिट का सिलेबस समझाने में लगभग 30 में 35 मिनट चाहिए। तो उसको समझाने के लिए आपको मतलब वो तो मैं ऑनलाइन क्लास में ही समझा पाता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा लेक्चर आप यहाँ नहीं देखेंगे। यही देखिए अभी बहुत सारा हो गया है लेक्चर। चलिए, तो आप यहाँ देखिए, ऐसे ही यहाँ भी आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, प्रकृति, वैशिष्ट, या फिर वर्ण व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए, टिप्पणी करिए, कुछ भी इस प्रकार का। ऐसे ही आश्रम व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप, प्रकृति, वैशिष्ट, महत्व, वर्तमान में उपयोगिता, ये सब चीज़ें पूछा जाता है। ऐसे ही पुरुषार्थ का पूछा जाता है। ये सब बहुत ही आसान है, एक बार नोट्स बना लो, इसका आ जाता है, ठीक है ना। बढ़िया से इसका नोट्स ज़्यादा भी बड़ा नहीं बनता है, बहुत अच्छा कंसाइज नोट्स बनता है, और अच्छे से एक बार नोट्स बना के यहीं से क्वेश्चन आते हैं। कला विज्ञान में वास्तुकला पर क्वेश्चन आता है, चित्रकला पर आता है, संगीत कला पर आता है, शिल्पकला पर आता है, मूर्ति कला पर आता है। ऐसे ही और 4-5 कलाएँ हैं, तो मैं ऐसे 4-5 कलाओं पर इन सबको भी मैं करा देता हूँ। तो वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला, मूर्ति कला, शिल्पकला, ऐसे ही और भी कलाएँ हैं कुछ, ठीक है ना, जो मेरे नोट्स में आपको उस नोट्स मतलब ये 5वीं यूनिट कराने से पहले मैं सभी कलाएँ बताऊँगा, सभी के बारे में। अब देखिए मेरा नोट्स कैसा है, यहीं समझ सकते हैं आप। मैं लिखा हूँ वास्तुकला, लगभग 4 पेज का नोट्स होगा, चित्रकला 4 पेज होगा, संगीत कला 4 पेज होगा, शिल्पकला 4 पेज होगा, मूर्ति कला 4 पेज होगा। आपको वहाँ 2 पेज लिख के आना है। 10 नंबर में 2 पेज की आप लिख सकते हैं। तो बस ऐसा नोट्स रहता है, और इस ऐसा आप बेहतरीन आपको नोट्स यदि बना लेते हैं, बेहतरीन तैयारी करना पड़ेगी आपको इसलिए, है ना। चलिए, और ऐसे ही कला और तकनीकी विज्ञान में आयुर्विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, यंत्र विज्ञान, बहुत सारा 4-5 प्रकार का विज्ञान और है ना, जो कि यहाँ मैं नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा वो लिखने को वो नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ता है कि ये तो यूपीएससी ने दिया हुआ है,
यूपीएससी तो ये सिलेबस देती है, जबकि आते क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो ये आपको निकालना पड़ता है, सिलेबस समझना पड़ता है बहुत अच्छे से, और उस अन्य छुपे यानी कि जो छुपे रहस्य होते हैं वो निकाल करके उन्हें समझना होता है। चलिए यहाँ की अब देखिए, संस्कार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ व्यवस्था, कला और विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, ये लगा हुआ है। इसी से क्वेश्चन ये सिलेबस यूपीएससी ने दिया है। इसे 5वीं यूनिट में ये है, संस्कृत में अनिवार्य करना है। इसको कराने के लिए मुझे 8 लेक्चर चाहिए होते, यानी कि मैं ये पाँचों यूनिट को सब कुछ ये सब कवर में 8 ही लेक्चर में करा देता हूँ। कैसे कराते हैं? देखिए, ये सब तैयार है, रखा है, आपको बस समझाना है और आगे बढ़ना है, समझाना है, आगे बढ़ना है, नोट्स दिखाते जाना है और आपको नोट्स पढ़ के याद करते जाना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 8 दिन में पूर्ण कराते हैं। 6वां यूनिट सबसे खतरनाक यूनिट है, इसको दर्शन है ना। इसमें सबसे ज़्यादा अनिश्चितता, एक बात बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा कठिनाई होती होगी है ना, तो वो है 5वीं यूनिट में, 6वीं यूनिट में, और पहले पेपर की फर्स्ट यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, इसमें प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा सबसे कठिन यूनिटें हैं। तो किसी का परीक्षण करना है तो ये फर्स्ट पेपर में ये कर लीजिए, और सेकंड पेपर में किसी का परीक्षण करना है तो फर्स्ट यूनिट कर लीजिए आप चेक, और उसके 7वें और 8वें यूनिट का श्लोकों का व्याख्या देख लीजिए। इतने ही में उनका अच्छे से परीक्षण हो जाएगा कि कौन सा कैसा पढ़ाती हैं। बस फर्स्ट यूनिट में देख लीजिए जो भी प्रश्न आ रहे हैं, आप बस ये देख लीजिए उनकी फर्स्ट यूनिट में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, यदि वो सब कुछ प्रश्न उनके नोट्स के अंतर्गत हैं तब तो सब कुछ आ रहा है, यदि नहीं है तो नहीं, क्योंकि बाकी तो श्लोक लगे हुए हैं, 10 श्लोक लगे हुए हैं, 10 से 11 थोड़ी ना पूछेगा, 10 के अंतर्गत ही पूछेगा। तो इसके लिए क्या है, असली परीक्षा तो इसमें है कि जब आपके इसमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे और दर्शन में से ना छूटे, और इसलिए मैंने इन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, और सबसे पहले भी मैं इन्हीं को पढ़ाता हूँ। समझ में आया? जिन्होंने अभी पढ़ा था मेरे से जान रहे हैं, जुलाई बैच वाले, उनका रिव्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए कितना खुश हैं वो लोग। चलिए, तो दर्शन में क्या लिखा है यूपीएससी में और आता क्या है वो भी बता देता हूँ। ये लिखा है 9 दर्शन के नाम हैं, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत मीमांसा, जैन बौद्ध और चारवाक, है ना। ये आपको ऐसे दर्शन लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि एक दर्शन के अंतर्गत आपको लगभग 10 टॉपिक्स तैयार करने हैं, यानी कि इसके अंतर्गत भी प्रत्येक उसके अंतर्गत आपको 10 टॉपिक्स हैं, 10 वैशिक की, शैक्षिक की, 10 सांख्य, 10 योग, 10 वेदांत, 10 मीमांसा, 10 जैन, 10 बौद्ध, 10 चारवाक, यानी कि कुल मिलाकर के 100 टॉपिक्स हैं जो मैं कराता हूँ। और इन 100 टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। लगभग प्रत्येक 100 टॉपिक्स में आपका 2-2 पेज का नोट्स, यानी कि 200 पेज का नोट्स बेहतरीन बनवाता हूँ जो आता है एकदम। और इस 200 पेज के नोट्स के बाहर से ना कभी कोई क्वेश्चन आया है, ना कभी आगे भविष्य में आएगा। आपके पास यदि 200 पेज का नोट्स है तो इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। दूसरा, ये तो उनमें से यहाँ मैंने कुछ एक 2 यहाँ लिख के दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि न्याय दर्शन में प्रमाण और आत्मा के विषय में, ऐसे ही और सारे हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण, पदार्थ, अणु परमाणु चर्चा। सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, आत्मा, प्रमाण। जैसे इस बार आपको देखो प्रकृति पर आया है, देख लीजिए आप, इस बार 2022 का पेपर अभी दिखाऊंगा, देख लीजिए आप। ऐसे ही योग दर्शन में अष्टांग योग, शायद इस बार इस पर भी क्वेश्चन आया है, अष्टांग योग पर क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। वेदांत दर्शन में ब्रह्म स्वरूप और आत्मा स्वरूप, इस बार माया पर क्वेश्चन आया है। यहाँ नहीं लिखा है, मैंने कहा है यहाँ नहीं लिखा है, जबकि मेरे नोट्स में सीधा उत्तर लिखा है माया का। चलिए, ऐसे ही मीमांसा दर्शन में मोक्ष का स्वरूप, ऐसे भी मीमांसा दर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैन दर्शन में श्वेतांबर, दिगंबर, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये 2022 में जो अभी इस बार हुआ है ना 2022, उसमें स्यादवाद आया है शायद, जहाँ तक है, ठीक है ना। 1 मिनट देखना पड़ेगा ये 2022 में क्या आया है, अभी आपको देख के बताएंगे क्या आया है। चलिए, बौद्ध दर्शन में हीनयान, महायान, सौत्रांतिक, वैभाषिक, युगाचार, विज्ञानवाद, इस बार विज्ञानवाद आया है, जो मैंने कहा था आएगा, संभावित
आप लोगों से कहा था, देख लीजिए। इसके उत्तर सीधा नोट्स दिया है। 4 वाक्य में सुख, मोक्ष और पुरुषार्थ, ऐसे इसके भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये 100 टॉपिक्स आपने यदि 100 टॉपिक्स इन दर्शनों में यह तैयार कर लिए। अब चाहे ऐसे आप 100 टॉपिक्स बोल लीजिए, या मेरे 100 क्वेश्चन के आंसर बोल लीजिए, या 100 मॉडल उत्तर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। इस 100 टॉपिक्स पर, जैसे कि यहाँ अब यहीं देख लीजिए कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब जैसे 27 टॉपिक्स तो यही लिखे हैं, देख सकते हैं आप ऐसे ही। और जैसे इतने ही 27 में से देखिए क्या आ गया, विज्ञानवाद इस बार आया है, अष्टांग योग इस बार आया है, प्रकृति इस बार आया है, ठीक है ना। और क्या आया है, अभी आपको देख के बताएंगे क्या आया है। इतना तो आया ही है, यानी कि देखिए इसमें से ही 3 क्वेश्चन आ गए। तो ये दर्शन का है, और इसको मैं कराने के लिए 10 या 12 लेक्चर के करीब लेता हूँ, ठीक है ना। ये 10 लिखा हुआ है, लेकिन इस बार जब कराया था तो इसको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया था। ये 2 दिन एक्स्ट्रा क्यों दिया था उसको भी बताता हूँ। क्या होता है, आपके जो निबंध ऐसे आता है ना, निबंध में फिलोसफिकल ऐसे आते हैं, और ये क्या है, ये सब फिलॉसफी है, यानी कि दर्शन है। और वो दर्शन जैसे इस बार आए हैं क्षणभंगुरवाद के माध्यम से, जैसा क्षणभंगुरवाद से रिलेटिव एक आया है ना, नदी में उतरने वाला है ना, नदी की धार सीधी, यानी कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, इस प्रकार का आया है। तो वो एक और आया है जो कि दूसरे पेपर की फर्स्ट यूनिट से लिखा जा सकता था निबंध। यानी कि आप यदि बेहतर दर्शन पाते हैं तो जो फिलोसफिकल ऐसे होते हैं उन्हें भी बेहतरीन तरीके से लिखाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा इस पर 1-2 क्लास बढ़ा दिया है कि इसको और बेहतर ढंग से आपको और ज़्यादा समझाएंगे, जहाँ समझाने वाला है और ऐसे वाला है। तो इस प्रकार, ठीक है ना। चलिए, तो ये दर्शन कराया जाता है मेरी क्लास में, तो यह हो गया। आगे आपको दिखाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ जो ये दर्शन वाला लगा है, इसका ये दर्शन ही मैं सबसे पहले पढ़ाऊँगा। जो अभी ये बैच होगा नया, उसमें दर्शन को ही पढ़ाऊँगा। और सबसे पहले वहाँ ये टॉपिक्स, जो भी ये टॉपिक्स तो हैं ही, इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले दिखाऊंगा और एक एक दर्शन को लेकर के तैयार कराऊंगा, ठीक है ना। और सबसे पहले यही यूनिट में स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस यूनिट से 80 नंबर का पेपर में आता है, यानी कि 500 में से 80 अंक इसी से होते हैं। और जो ये यूनिट नहीं करता है वो सदैव पछताता है और पछताता रहेगा। चलिए, जैसे अभी बता दूंगा मैं 80 नंबर के कैसे आते हैं, बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 6वीं यूनिट में 3 प्रश्न आते हैं जो कि 50 नंबर के आते हैं। 7वीं यूनिट में कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन आते हैं जो इसी दर्शन के आते हैं। कभी कभी 5वीं यूनिट में 1 प्रश्न आ जाता है जो दर्शन का आ जाता है। यानी कि ये 6वां जो क्वेश्चन है, इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि 5वें में भी आ जाता है और 7वें में भी आ जाता है। एक एक क्वेश्चन कभी यहाँ 2 आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, और यहाँ 3 आना ही आना है। तो इस प्रकार का ये मिलाकर के 80 नंबर का हो जाता है। चलिए, तो आप समझ पाए 80 नंबर का, यही बात आगे लिखी हुई है। देखिए, जो 7वीं यूनिट है इसमें क्या संक्षिप्त में निबंध पूछे जाते हैं, निबंध जैसी। और उसमें क्या होता है, हिंदी में या अंग्रेजी में, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसे, है ना, ऐच्छिक होता है ये। इसमें 1 प्रश्न दर्शन यूनिट, दर्शन यानी कि 6वीं यूनिट से आता है। समझ में आया बात। 1 प्रश्न 5वीं यूनिट से आता है, और वो भी अधिकतर विज्ञान से रिलेटेड आता है। और 1 क्वेश्चन द्वितीय पेपर, गलत लिखा है प्रश्न, हाँ द्वितीय पेपर द्वितीय सही लिखा है कि यूनिट फर्स्ट से आता है, ठीक है ना। पेपर द्वितीय की यूनिट जो सेकंड नंबर की यूनिट है जिसमें गीता लगा हुआ है, उस गीता का 1 प्रश्न यहाँ आता है। इतना समझ में आया। चलिए, अभी देखिए दर्शन मैंने बताया आपको, जैसे अभी मैंने ये वर्ण संस्कार वर्ण वगैरह बता दिया, तो इनके अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। संस्कार का सबसे पहले जो यूनिट पढ़ाया उसके क्वेश्चन दिखाते हैं क्या आया। देखिए, अभी मैंने क्या बोला था, 16 संस्कार, क्या बोला था, 16 संस्कार। तो 16, देखो क्या कितना सरल क्वेश्चन पूछा। इससे अच्छा आप स्वयं सोचिए, इससे सरल क्वेश्चन होगा क्या। 16 संस्काराणाम नामोल्लेख पूर्वकम कस्यापि एकः संस्कारः विवेचनीयः।
कि 16 संस्कारों का नाम लिख बताइए कौन कौन से हैं। तो मैं यही बता देता हूँ। गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयनम, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रसारणम, चूड़ाकर्म, कर्णवे, वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, केशांता, समावर्तनम, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। तस्य नाम उनका उल्लेख करना है, जो मैंने बताया इनका उल्लेख कर देना है। कस्यापि एकस्य, इन 16 में से किसी एक का यहाँ विवेचन करना है। बहुत ही आसान है, इतना सरल, सीधे मेरे उत्तर से आया है। आप कहेंगे ये मेरे लिए 2-2 मिनट के काम है, मतलब इनको बताना बहुत आसान है। तो ऐसे ही आपको रट जाना चाहिए। ऐसे रटने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप किसी शिक्षक की सहायता ले लीजिए। चलिए, पुरुषार्थ चतुष्टयम आश्रित निबंध लिखिए, यानी चारों पुरुषार्थ को आधार बना करके उत्तर लिखिए। वाह, सीधे उत्तर मैंने इनके मेरे नोट्स में हैं, मुझे इसलिए बहुत खुशी होती है। सीधे सीधे हैं, तो सीधे पुरुषार्थ चतुष्टय पूछा। पुरुषार्थ आप जानते हो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, है ना। तो ये इनके बारे में ये पूछा है, आपको निबंध लिखना है। भारतीय परंपरा विज्ञान में बराह मिहिर का योगदान, जो मैंने विज्ञान बताया था ना, तो उसमें मैंने बताया था और भी टॉपिक्स हैं जो आती हैं, उनमें बराह मिहिर, कभी आर्यभट्ट, है ना। तो इन सब इस प्रकार के कई सारे और हैं, 4-5। तो इन सब के बारे में आपको क्या है, जब पढ़ाते हैं तब इन्हीं के बारे में पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राचीन विज्ञान इन्हीं के आधार पर बना है। तो कभी इनके बारे में पूछ लेता है, तो कभी इनके विज्ञान के बारे में पूछ लेता है। चलिए, आया है आश्रम व्यवस्थाया है वैशिष्ट्यम निरूप्यता। अभी मैंने क्या बताया था, संस्कार का वैशिष्ट, आश्रम का वैशिष्ट, इसका वैशिष्ट, उसका वैशिष्ट, वही आ गया। संस्कार आश्रम व्यवस्था का वैशिष्ट बताइए। इसलिए मेरे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत खुश हैं। क्यों, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ नोट्स से ही था। ऐसे इसलिए था क्योंकि ये सब स्थापत्य कला क्षेत्र प्राचीन भारत योगदानम। देखिए, स्थापत्य कला अभी मैंने आपको सीधा यहाँ दिखाया था ना कि स्थापत्य कला कैसे, आपने देखा होगा। यहाँ देखिए क्या रखा है, वास्तुकला, वही है कि नहीं है। तो बस यही क्वेश्चन वहीं से आएगा। अभी देखिए क्या बताया था मैंने, वैशिष्ट। अभी मैंने क्या बताया था, वैशिष्ट से क्वेश्चन बनेगा। किसके, इस बार क्या बना, संस्कार के वैशिष्ट से, आश्रम व्यवस्था का वैशिष्ट, यही बना है क्वेश्चन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो आपको नॉर्मल एक बार यदि आप पढ़ लिए ना, तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें आ जाता है, और वहाँ आप सीधे लिख के आते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एक बार नोट्स बनने के बाद। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसको यदि संस्कृत लेना है बहुत अच्छे से ले लेना चाहिए, बस किसी की आपको थोड़ा सहायता लेना पड़ेगी। देखिए, अब जो मैंने बताया था 7वीं यूनिट में, ये क्या है, 6वां प्रश्न है ना। अब इस बार 6वें प्रश्न में क्या किया गया, थोड़ा इसमें कलेक्शन उल्टा कर दिया। इसने क्या किया कि यहाँ 7वें क्वेश्चन को और देखना पड़ेगा मुझे। हाँ, ठीक है, ठीक है। इस बार थोड़ा उल्टा कर दिया इसने। क्या किया, देखो, जो 7वें प्रश्न में मैंने बताया गीता पूछता है, उसमें गीता में नहीं पूछा है, 6वें नंबर की में गीता पूछा है। और जो दर्शन के 2 क्वेश्चन हैं वो 7वीं यूनिट में डाल दिया है। दिखाते हैं दर्शन कैसे सबसे महत्वपूर्ण है। और ये देखिए, एक बात बताऊं, दर्शन में केवल ये नहीं आता है, दर्शन में आपका कितने नंबर का लगा हुआ है यूपीएससी में, वो भी मैं समझा देता हूँ। 6वां यूनिट, 7वां यूनिट और दूसरे पेपर का दूसरा यूनिट, ये तीनों चीज़ दर्शन है। तीनों चीज़ दर्शन ही है। तो आप समझ पाए हैं यहाँ, यानी कि 150 नंबर का पेपर दर्शन पर आधारित है। और मैं इसलिए बेहतर दर्शन को पढ़ाता हूँ, सबसे पहले पढ़ाता हूँ। यानी कि जब मैं 6वीं यूनिट पढ़ाता हूँ और 6वीं यूनिट पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं सीधे दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट पढ़ाता हूँ। दूसरे पेपर की दूसरी यूनिट पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो तैयार है वो लगभग 150 अंक का तैयार हो जाता है। और ये आप अगले जो भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं, आपको 150 नंबर के उत्तर, आप कोई भी जो कि सबके लिए कठिन है, आप अगले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर, इस 15 दिन के अंदर सिलेबस पूरा कर लेंगे आप। और आप खुशी महसूस करेंगे कि 150 नंबर का जो है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट रहा है। चलिए आगे दिखाते हैं।
तो ये क्या पूछा है, आत्मस्वरूपम, आत्मा का स्वरूप। ये बिल्कुल मैंने सीधा लिखा था, उत्तर ही इसका लिखा था, एक एक उत्तर मेरे नोट्स में लिखा है। अब मैं क्या बताऊँ, और ये भी पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। शांकर वेदांतानुसारम ब्रह्म स्वरूपम, अभी मैंने, आप देख लीजिए ऊपर जाकर के सिलेबस में, अभी इस पीडीएफ को देखिएगा, ब्रह्म का भी मैंने वहाँ बताया था, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। तो देखिए ब्रह्म के बारे में पूछ लिया। इस बार पूछा सांख्य दर्शन के प्रकृति के बारे में। अभी आप ऊपर जाइए और देखिए मेरे सिलेबस में क्या लिखा है, सांख्य दर्शन का प्रकृति। ऐसे ही सीधे सीधे उत्तर ये पूछा है, पहले भी पूछा है। तो अब दर्शन का देख लिए, 50 नंबर का यहाँ हो गया, यानी कि यहाँ एक गीता का हो गया और 2 क्वेश्चन दर्शन के हो गए। यहाँ देखिए, जैन दर्शन का अनेकांतवाद इति विषय। देखिए अनेकांतवाद पूछा, अनेकांतवाद क्या है आपको मालूम ही है, ये सब है ना। अनंतम अनंतम धर्मात्मकम वस्तु, एक वस्तु में अनंत धर्म जब विद्यमान होते हैं तो वही अनेकांतवाद है। यह नित्यांश और अनित्यांश 2 स्वरूपों में रहता है। बहुत ही सीधा सीधा याद करना है, मुझे तो बहुत ही सरल वैकल्पिक लगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत समय दिया है। आप लोग भी इसको बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है ना। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा किसी न किसी टीचर पर, ठीक है ना। यदि मैं ठीक लग रहा हूँ तो आप कर सकते हैं। चलिए, मोक्ष योग दर्शने अष्टांग योगम। अभी आपको देखिए ऊपर मैंने जो टॉपिक्स, इतने कम टॉपिक्स दिए हैं 27, उसमें से भी ये अष्टांग योग है, अनेकांतवाद है, यानी कि अभी जो इस बार जो क्वेश्चन विज्ञानवाद है। तो आप देख लीजिए, जो इसी बार मैंने ऊपर टॉपिक्स दिए हैं, तो मेरे 27 टॉपिक्स के ही अंदर से 6 क्वेश्चन हैं, समझ रहे हैं। और जब शॉर्ट टॉपिक्स पढ़ा देंगे तो कोई रोक पाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप देखिए 27 के अंतर्गत से ही सब कुछ है, तो फिर पूछ पाएगा क्या कोई, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। चलिए आगे क्या है, बौद्ध दर्शने विज्ञानवादम, ये पूछा ही है, सीधे नोट्स में दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद यह रहता है, इसी के लिए आपको मुख्य रूप से अनुवाद पढ़ना होता है। इसके लिए मैंने पहले भी एक यूट्यूब पर वीडियो बना चुका है, आप देख सकते हो उसे। इसको आपको पढ़ करके ये उत्तर रखना है, ठीक है ना। मैं क्या कहता हूँ, यदि आपका संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, तो आप इसको स्किप करके इस पर चले जाइएगा, इस पर आ जाइएगा। और ऐसा प्रश्न आए तो इसको कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और 2 20 नंबर का, मतलब एक 15 का है, 20 का है। अब देखिए आप, दर्शन कितने का पूछा है इस बार, 15 15 30 और 20 50, ठीक है। 50 और 15 15, 50 15 कितना होता है, 65। 65 और 15 कितना होता है बताइए, 80। मैंने क्या कहा था, 80। आज से नहीं, 25 साल पहले से, ये ज़्यादा हो गया अतिशयोक्ति, कह रहा हूँ 25 साल पहले से कह रहा हूँ ये मजाक में कह रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो ये आप पिछले जितने भी वीडियो देखना हो, आप इससे पहले मैंने सिलेबस समझाया होगा, तब भी आप देख लीजिएगा। मैंने कई बार कहा होगा कि मैं 80 नंबर का दर्शन से आता है, और हमेशा आता है, इस बार नहीं, हमेशा। तो इसलिए उसको कहीं ना कहीं 80 नंबर देना है, क्योंकि दर्शन महत्वपूर्ण है। और यहाँ ये 20 नंबर का गीता वाला आया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये देखिए 80 नंबर का कैसे आया, और सभी क्वेश्चन मेरे नोट्स से सीधे सीधे आए हुए हैं, ठीक है ना। आप जिस दिन चाहें उस दिन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही आसान है। और ऐसे ही आप इसको, अब इसको स्किप करने को क्यों कह रहा हूँ, देखिए जिसको बहुत अच्छी संस्कृत आती है वो इनको अटेम्प्ट करिएगा, जिसको नहीं आती है वो क्यों नहीं करिएगा, समझ लो इसको। आपको इतना पैराग्राफ पढ़ के समझने में कितना टाइम लगेगा, आप सोचिए एक बार, सोचिए कितना टाइम लगेगा आपको इसको पढ़ने में। लगभग मुझे लगता है सामान्य तौर पर 10 मिनट आपको इसको पढ़ने में लग जाएगा, ठीक है ना। झूठ बोल रहा हूँ तो आप, और हो सकता है 10 मिनट आपको यहाँ दूसरे वाले को पढ़ने में लग जाएगा। अब पढ़ने के बाद क्या आप एक बार में ही इनके उत्तर देख लेंगे 5 के, मान लीजिए दे दिए, एक उत्तर 4 पंक्ति में लिखना है आपको। तो आपको कितने, आपको क्या 4 पंक्ति में लिखना है, तो यानी कि 4 पंक्ति लिखने के लिए आपको 2 मिनट 3 मिनट तो एक क्वेश्चन को चाहिए, यानी कि 5-10 क्वेश्चन को लिखने के लिए कितना मिनट चाहिए आपको, 3 मिनट।
30 मिनट, यानी कि 40 मिनट आपको एक यह करने में लग जाएंगे। 40 मिनट में कितना तैयार होगा? 25 अंक का। ऐसे ही 40 मिनट में क्या होगा? 25 अंक का। 50 अंक का कितने में होगा? 80 मिनट में। आपके पास इतना है क्या इसको करने के लिए? नहीं। कुछ लोग कहें कि धुरंधर साहब कि मैं 5 मिनट में पढ़ूंगा। देख लेता हूँ, 5 मिनट में पढ़ूंगा इसको, 5 मिनट में पढ़ूंगा दूसरे वाले को, 2-2 मिनट में उत्तर आप यदि इनका लिख पाते हैं, ठीक है ना, तो आप 5 के उत्तर रखेंगे 10 मिनट में, 5 का उत्तर रखेंगे 10 मिनट में। यदि आप इसको 5 मिनट में पढ़ पाएँ और समझ करके 2-2 मिनट में उत्तर दे पाएँ, दोनों का मिला के कितना हुआ? 15 मिनट इसका हुआ, 15 मिनट इसका हुआ, दोनों को मिलाकर के 30 मिनट हुआ। 30 मिनट में यदि आप 50 नंबर का कर पाती हैं तब तो ठीक है, बेहतर हैं आप। यदि इतना समय में नहीं कर पाती हैं तो इसको कभी टच मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ जाके ना आप लिख नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है आप 10 मिनट में सब कुछ पहले से पढ़ा रखे होंगे। अनेकांत पाठ को 10 मिनट में क्या, मेरे से पढ़ने के बाद आप 6 मिनट में लिख दीजिए, ठीक है ना। अष्टांग योग को 6 मिनट में लिख लीजिए, विज्ञानवाद को 6 मिनट में लिख लीजिए, 6×6=18, 30 मिनट में। इससे अच्छा है कि इसको लिखिए आप, नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि मेरा नोट्स हटके है, ठीक है ना। और आप मेरे विद्यार्थियों को मैं यही सलाह दिया हूँ कि आप इसको करिए। समझ में आया? तो ऐसे जब आप इसको करिएगा तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, और यदि इस बार आप इनको करते तो बहुत ही अच्छा रहता, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हर बार ऐसे क्वेश्चन आना है, कभी भी आ जाए, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे ही आएगा। थोड़ा बहुत होता है तो देखिए आप 6वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 5वीं यूनिट सब कुछ मेरे नोट्स से बिल्कुल सेम था। सेकेंड यूनिट था ही। कुल मिला के यदि आपको बताऊं, जो मेरे नोट्स से सीधे क्वेश्चन थे इसमें एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। और तो जो सीधे क्वेश्चन थे वो मैं बता देता। पहले एक काम और कर लेते हैं, नहीं तो वो यह कि जो 8वीं यूनिट को थोड़ी बहुत और समझ लो जिनको करना है, क्योंकि पूर्णतः तो नकार नहीं सकती, जो जिसको करना है तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको अपनी संस्कृत भाषा में, यानी कि स्वयं संस्कृत, अपनी भाषा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। और अनुवाद पढ़ने के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अनुवाद सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो आप अनुवाद सीरीज़ देखिएगा, जिससे आप अपनी भाषा में इसको लिख पाएंगे। और 3-4 पंक्ति में एक का उत्तर देना है, वो भी आपको संस्कृत भाषा में देना है। तो देखिए ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा में इन 5 का उत्तर देना है, इसको पढ़ करके देना है, और यही का यही उतार नहीं देना है, ठीक है ना। ये करना है, ऐसे आप करते हैं। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कराता हूँ बच्चों को, इससे अच्छा दूसरा करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ठीक है। इसमें जो संस्कृत वाले होते हैं, जो कि जैसे मेरे जैसे होंगे, वो कर लेंगे। हालांकि मेरे जैसा भी मैं तो नहीं करूँगा इसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यदि मैं इसको करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इसको करूँगा तो मैं 30 मिनट में इतना बेहतर लिख लूँगा कि 50 अंक में से मुझे 40 अंक वैसे भी मिलेगा। तो जब मैं 40 अंक यहाँ प्राप्त करूँगा ना, यहाँ मान लीजिए एक एक गलत भी हो गया, 10 में से मान लीजिए एक एक नंबर भी कट गया, तो 10 नंबर सीधा यहाँ भी कट जाएगा, कोई फ़ायदा मिला नहीं, ठीक है ना। तो यही है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला था सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है। तो इस ग्रामर का तो आप ये मानिए, ग्रामर तो पूरा ही मेरे से सीधे सीधे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसके सूत्र निर्धारित हैं कि संज्ञा पकड़ के 14 सूत्र पढ़ना है, संधि पकड़ के इतना पढ़ना है, कारक के इतना पढ़ना है, और उन्हीं के अंतर्गत सब कुछ आता है। इस बार 50 नंबर का जो व्याकरण का आया, यदि मेरे विद्यार्थी ढंग से लिख के आए होंगे, या जो लिखेगा आप में से लिखे होंगे, तो आपको लगभग 40 से 45 नंबर मिल सकता है इस व्याकरण वाले पोर्शन में, क्योंकि इसमें कटने का ज़्यादा संभावना नहीं। ऐसे ही भाषा विज्ञान में 2 क्वेश्चन बहुत सरल आए हैं, एक क्वेश्चन कठिन आया है। ये 2 सरल आए हैं, ये कोई भी लिख लेगा। ये भी मेरे सीधे नोट्स से थे, ये मेरे सीधे नोट्स से नहीं था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको पर मैंने क्लास में पढ़ाया ज़रूर था, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन अभी
ऐसा मिला केवल कि जो सीधे तौर पर मेरे नोट्स से नहीं था। संस्कारों में ऐसा कोई नहीं है, ये जो इस यूनिट में सब कुछ मेरे से थे। स्थापत्य कला था, आश्रम वैशिष्ट था, 12 मेरे थे, पुरुषार्थ था, षोडश संस्कार थे, तो ये सब कुछ मेरे निबंध से था। दर्शन में तो कभी कुछ छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इतना डिटेल्स ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, दर्शन में क्या है, विज्ञानवाद सीधे निबंध से था, और अष्टांग योग सीधे था, अनेकांतवाद सीधे था, और ये प्रकृति का स्वरूप बिल्कुल था, ब्रह्म स्वरूप बिल्कुल था, जिनने पढ़ा वो जानते हैं। आत्मस्वरूप भी था, आत्म प्रबंधन भी था, ठीक है ना। तो ये है, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार का ये प्रश्न है। फर्स्ट पेपर आज मैंने अच्छे से डिस्कशन किया, पेपर भी मैंने 2022 का पूरा दिखा दिया कि सब कुछ मेरे नोट से बन रहा है। एक प्रश्न केवल आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, जो कि 10 अंक का है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब सॉरी 10 अंक का नहीं है वो, देखना पड़ेगा, 15 अंक का है। 15 अंक का कठिन आया है, जो कि हो सकता है आप पर ना बनता। बाकी मेरे जो मैंने बताया है उसमें से आप पर 485 अंक का सीधे सीधे बन जाता मेरे नोट से। तो ऐसा पेपर आया है, ठीक है ना। चलिए ओके, आज बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, इतना ही इसको रखेंगे। और इसके उपरांत आप फर्स्ट पेपर हो गया, एक लेक्चर सेकंड पेपर का भी ऐसा ही अपलोड करेंगे। उसको देखने के बाद आप, है ना, ये अपना अच्छे से तैयार कर सकती हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। इसको देखिएगा, और इसके बाद आपको आगे का भी जो जब पढ़ाऊँगा तो उसको भी बताऊँगा, ठीक है ना। और जो भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये सेकंड पेपर का भी सिलेबस है ना। और आप लोग ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, आप हमारी मेहनत का सम्मान करेंगे, आपकी मेहनत का सम्मान भगवान करेगा, और आपको IAS जल्दी से जल्दी बनाएगा, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। और ये सेकंड का है तो इसको भी मैं बेहतर से समझाऊंगा, जैसे कि आज समझाया है। आपको जब भी या ज्वाइन करना है, आप ये सही नंबर मेरा लिखा हुआ है 7879877858, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और अवेलेबल है कोचिंग, आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये अंतिम बैच है इस वर्ष के लिए, और ये स्वर्णिम अवसर है। क्यों? क्योंकि 3 माह में मैं सिलेबस कराता हूँ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आप अपना वैकल्पिक तैयार करिए। इसके बाद पीटी का तैयारी करिए, फिर वैकल्पिक आप थोड़ा आंसर राइटिंग करके वो मेंस दीजिए, अच्छे से हो जाएगा। इसलिए ये है। और दूसरा, इस वर्ष इसमें ये है कि मैंने इसमें फ़ीस के लिए बहुत कम फीस रखी है। दूसरा, फीस कम रखी है, दूसरा उसमें उसको भी 2 बार में देने का प्रावधान किया है। इसलिए आगे जो भी आपको जानकारी लेना है वो मेरे से पर्सनल ले लीजिएगा, इस नंबर पर मैसेज करके। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।